देखो बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना था, मैंने आपको बताया था रुधिर और रक्त के बारे में बताया था। रक्त क्या करता है, ये किस प्रकार का होता है, कहाँ कितना पाया जाता है, सब बातें हमारी पिछले अध्याय में हो चुकी थी। आज के अध्याय में रुधिर के वर्ग के अंतर्गत जो जो बातें आती हैं वो सब बताएंगे। आपको पहले बताया था हमने कि रक्त वर्ग की खोज, ये भाई रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, ये किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था कि रक्त हमारे शरीर में बहता है। वे करता क्या है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जैसे कभी कभी होता है क्या, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या ठंड लगती है, तो क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है और शरीर में जो विटामिन प्रोटीन वगैरह जाया करते हैं इसी के माध्यम से शरीर में पहुँचते रहते हैं। रुधिर क्या भाई, हृदय से धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती हैं और पुनः सिराएँ वापस लाती हैं। ये सब किस में होता है? रुधिर के बारे में होता है। तो हमको आज सीखना है उसके अंतर्गत की बातें है क्या, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, समस्त जानकारी आज जो इसके बारे में हमको लेनी है। बच्चों, किसी चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में जानते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे किसी चीज़ का भी अध्ययन करने बैठते हैं उसके बारे में पता होना आवश्यक होता है। तो रक्त का अध्ययन, इसे ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। है क्या ये? भाई ये प्राकृतिक ऊतक होता है, बता चुके थे पहले भी, आज फिर जान लो। ये प्राकृतिक ऊतक होता है, संयोजी ऊतक भी इसको कहते हैं क्योंकि ये कई कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, संयोग करके बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ये किन किन चीज़ों से मिला होता है ये जान लो पहले। बच्चों, ये एक नहीं कई प्रकार की चीज़ों से, इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब कुछ इसमें होता है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कई चीज़ों से मिलकर बना है, अर्थात इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ये रंगहीन गाढ़ा अपारदर्शी तरल होता है और इसका pH मान 7.4 होता है। ये भैया हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि भाई आप जानते हो सब किसी भी चीज़ का यदि pH मान निकाला जाए तो 7 से अधिक आता है तो उसको हम क्षारीय कह सकते हैं। 7.4 होता है, क्षारीय होता है। पुरुषों में 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में 5 लीटर होता है। ये तो सब जानकारी हमारी पिछले अध्याय में हो चुकी थी। अब जानकारी हमको लेनी इसके आगे की। रुधिर को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है दुधाणु। एक प्लाज्मा है और दूसरा दुधाणु होता है। प्लाज्मा क्या होता है? ये मूल पदार्थ प्लाज्मा होता है, या लगभग 55% से प्लाज्मा तैयार होता है। रक्त को आप दो भागों में बांटिए, एक भाग को निकाल दीजिए प्लाज्मा का और एक को निकालिए दुधाणु को। ये प्लाज्मा लसलसा पदार्थ होता है और ये क्रिस्टल टाइप के होते हैं। दुधाणु तैरा करते हैं, घूमा करते हैं, इसमें चला फिरा करते हैं। तो प्लाज्मा जो हमारा होता क्या? ये मूल पदार्थ है, इसी से पूरे रक्त का सब सिस्टम बनना होता है। ये कभी नष्ट नहीं होता है बच्चों, प्लाज्मा कभी नष्ट नहीं होता है, प्लाज्मा हमेशा बना रहता है। और इसमें जो आपका दुधाणु में आते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं, ये नष्ट भी हो जाती हैं, पुनः प्राप्त की जाती हैं, ये सब होती रहती हैं, परंतु प्लाज्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। प्लाज्मा होता कैसा है? हल्का पीला होता है, एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है, जैसे आप समझिए चाशनी टाइप का पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? 92% जल पाया जाता है, 7% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं और 1% लवण पाया जाता है। बच्चों, यदि हम भाई प्लाज्मा को तोड़ें तो क्या पाएंगे? उसमें 92% जल पाएंगे, 7% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाएंगे और 1% लवण पाएंगे। अच्छा, इसमें प्रोटीनें भी पाई जाती हैं। प्लाज्मा में मुख्यतः प्रोटीनें जो हैं फाइब्रोबिजोन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करती हैं? फाइब्रोजोन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या कहते हैं? रक्त के थक्का को जमाती हैं। कभी कभी आपने देखा होता है उंगली कट जाती है तो खून बहना प्रारंभ हो जाता है। यदि ऐसे ही खून बहना प्रारंभ ही रहे, रुके ही ना, तो समस्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी और हम मर सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन वगैरह रक्त में जाकर उसको थक्का बनाने का काम कर देती है, इसलिए खून बहना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि खून 5-6 मिनट बहने के बाद हल्का पीले पीले रंग का हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। इसी की जांच की जाती है, रक्त का अधिक देर तक बहना और उसके बाद पीले रंग का पदार्थ निकलने की क्रिया को सीरम क्रिया कहते हैं। तो ये फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? रक्त के थक्के को जमाती हैं। बच्चों, प्लाज्मा में ही ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो रक्त को बनाए रखने में उसकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, रक्षात्मक काम करते हैं, जिसमें कौन आता है? एल्ब्यूमिन आता है, ये रक्षात्मक कार्य करता है। इसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? पोषक पदार्थ में ग्लूकोज है, इम्यूनो अम्ल है, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, ये समस्त जो ग्लिसरॉल है, ये सब किसमें पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। अभी मैंने कहा था 1% में लवण होते हैं, तो लवण कौन कौन से पाए जाएंगे? सोडियम पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाता है, Fe और कोबाल्ट आदि इसमें लवण बाकायदा पाए जाते हैं, जो आपके 1% में इसकी भागीदारी निभाते हैं। इसमें एंजाइम और हार्मोन्स भी प्लाज्मा में बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखो और क्या क्या होता है, अगर गैसों की बात की जाए तो भाई प्लाज्मा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? 100 ml प्लाज्मा की बात की जाए
कि यदि 100 ml प्लाज्मा है तो उसमें कितनी मात्रा किस गैस की पाई जाएगी। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो CO2, O2 और N2 भाई लेते तो वायुमंडल से ही है। एक बार सांस खींची हमने तो हमको चाहिए तो O2 ही है, परंतु CO2 भी और N2 भी आ जाती है। 78% N2 होती वो आ जाती है, जो जितनी होती आ जाती है, तो हमको चाहिए O2 ही है। परंतु हमारे प्लाज्मा में देखा जाए तो O2, CO2 और N2 तीनों प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। O2 की बात की जाए तो 100 ml में होती है 0.29 ml, और CO2 की बात की जाए तो 5 ml होती है 100 ml में, और N2 0.5 ml होती है 100 ml प्लाज्मा में। तो O2 0.29%, CO2 0.29 ml और CO2 5 ml और N2 0.5 ml होती है। उत्सर्जी पदार्थ, आप समझो प्लाज्मा से ही उत्सर्जी पदार्थों का निकलना भी होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो यूरिया होती है, अमोनिया होती है, यूरिक अम्ल वगैरह इसी प्लाज्मा में हमारे पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या प्लाज्मा के बारे में जान लिया है। अब हमको किसके बारे में जानना है? युद्धनाणु। ये क्या होते हैं? ये 3 भाग में बंटते हैं। एक हमारा होता है RBC, एक WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इनके बारे में हमको जानना है। देखो अभी बात की थी मैंने RBC की, तो इसको R से Z होता है, B से ब्लड होता है, C से सेल्स होता है। तो भैया RBC की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा WBC होगा और अगला प्लेटलेट्स होगा। यदि बात की जाए कि भैया RBC जो है, देखो आपने देखा था अभी कि प्लाज्मा महत्वपूर्ण था। अब क्या है? RBC जो अकेला है ये कुल युद्धनाणुओं का 95% अकेला होता है। 95% अकेला ही पाया जाएगा। ये केवल कशेरुकी में ही पाया जाता है, जिसमें कशेरुकी वे होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें पाया जाएगा। ये अधिक संख्या में होते हैं, 95% होते हैं, ये कशेरुकी में पाए जाएंगे। इनके आकार की बात की जाए तो इनका आकार गोल होता है, तस्तरीनुमा। आप लोगों ने टाफी देखी होगी गोल वाली, बिल्कुल इस टाइप का होता है, गोल तस्तरीनुमा इसका आकार होता है। इसके व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास होता है 7.7 म्यू। म्यू का मतलब माइक्रोन होता है। इसका मान 10⁻⁶ होता है। व्यास 7.7 म्यू और मोटाई इसकी होती है 2 म्यू। भैया इसमें केंद्रक होता नहीं है। केंद्रक नहीं होगा तो जहाँ जो करना है वो सो नहीं पाएगा। राइबोसोम भी नहीं होता है, सेंट्रोसोम भी नहीं होता है, रेटिकुलम में कुछ इसमें होता ही नहीं। जो कोशिका के कोशिकांग थे होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब इसलिए जब कोशिकांग होते नहीं तो हीमोग्लोबिन को अधिक धारण करने की क्षमता होती है। ये इसलिए अधिक भाई, क्योंकि इनमें सब पदार्थ है नहीं, खा पी पाएगा कोई नहीं, नष्ट कर पाएगा नहीं कोई, तो इसलिए हीमोग्लोबिन को लेने की क्षमता इनमें अधिक होती है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के चक्कर में ही कारण तो होता ही है। इनका जीवन काल की बात की जाए तो 120 से 127 दिन का होता है। तो 120 दिन आप कह सकते हो, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। पुरुषों में पाए जाते हैं 55 लाख, महिलाओं में थोड़े कम होते हैं, तो 50 लाख तक महिलाओं में पाए जाते हैं। जो भी अनुपात आएगा महिलाओं में थोड़ा कम ही होता है। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में 65 लाख पाए जाते हैं, और गर्भावस्था की बात की जाए तो गर्भावस्था में 78 लाख तक पाए जाते हैं RBC। भाई लाल रंग काहे होता है इनका? हमने बताया था अभी, हीमोग्लोबिन के चक्कर में होता है, तो इनका लाल रंग हीम के चक्कर में होता है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं। भैया इसकी कमी से कौन रोग होता है? रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं, एनीमिया वगैरह इसकी कमी से हो जाते हैं। और इसकी अधिकता से क्या होता है? पॉलीसाइथीनिया होता है। कमी से एनीमिया, याद कर लीजिए, अधिकता से पॉलीसाइथीनिया होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। आप लोग अस्थिमज्जा के बारे में बता चुके पहले ही। तो अब ये मृत अवस्था में RBC जब नष्ट हो जाता है 120 दिन बाद, तो कहाँ जाएगा? प्लीहा में जाकर ये नष्ट हो जाता है। अब हमको सीखना है WBC के बारे में। देखो भैया बताया था दूसरा भाग WBC होता है। तो WBC को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये क्या कहलाती हैं? इनको कहते हैं ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। ल्यूकोसाइड्स नाम इनका होता है। ये कैसी होती भाई? वो लाल थी इसलिए क्योंकि भाई उसमें हीमोग्लोबिन था। अब ये हीमोग्लोबिन रहित होती हैं, सफ़ेद होती हैं, रंगहीन है, हीमोग्लोबिन रहित हैं, संख्या में कम पाई जाती हैं। तो उनकी अपेक्षा संख्या बहुत कम होती है। 95 में तो अकेले हो गया था, तो बचे तो 5 ही था, 5 में सब कुछ होना है। इनकी संख्या 5000 से 11000 के बीच में होती है। अगर WBC की कमी हो जाए तो भाई कमी से क्या होता है? ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। और अधिकता से होता है ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग होता है। कमी से ल्यूकोपीनिया होता है और अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस बीमारी हो जाती है। और दोनों बातें नुकसानदेह हैं। कमी से बीमारी भी जो होगी वो भी नुकसानदेह है, और अधिकता से दोनों भी समस्याओं को बना देती है। जीवन काल इनका होता है 4 दिन।
इतना तो आपको जान गए होंगे। अब भाई इसको जो WBC है, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा WBC का भाग कणिकामय और एक होता है कणिका रहित। कणिकामय और दूसरा होता है कणिका रहित। अब कणिकामय को फिर तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोसोफिल होता है, तीन भाग में होते हैं। अब इसके भी कणिका रहित वाले के भी भाग होंगे। तो पहले हम लोग कणिकामय को जान लें क्या होता है। कणिकामय जो होगा उसका व्यास होता है 15 म्यू का होता है, 15 माइक्रोन का इसका व्यास होता है। रंजकों से क्रिया बहुत करता है, क्रिया होने से ये तीन भागों में बांट जाता है। देखो कौन कौन सा होता है। आप लोगों ने सुना होगा स्नोफिल के नाम सुना होगा। तो पहला है स्नोफिल्स, ये कितने मात्रा में पाया जाता है, 2.4% में हमारे स्नोफिल पाया जाता है। इसमें केंद्रक कैसा होता है, द्विपाली होता है, दो पालिकों का केंद्रक होता है। बीमार होने पर स्नोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। आपने सुना होगा स्नोफिलिया अक्सर लोगों के हो जाती है, तो बीमार होने पर स्नोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे तो सब में थोड़ा पाया जाता है, लेकिन बीमार जब होंगे तो ज़्यादा समस्या इसमें हो जाती है। दूसरा होता है बेसोफिल्स, ये 2% में पाया जाता है, वो 2.4 में था, ये 2% में होता है। रंग इसका भैया किसके चक्कर में होता है, मिथिलीन ब्लू के चक्कर में होता है। केंद्रक इसका होता है ये आकार का, इसका केंद्रक जो ये आकार का है। और ये करता क्या है, ये शरीर में रक्त के भाई WBC के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। और WBC करती क्या, हमारा अच्छा करने का काम करती है। तो WBC के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का काम बेसनोफिल करता है। और तीसरा होता है नाइट्रोफिल्स, ये 60 से 70% पाए जाते हैं। ये तीनों की अपेक्षा सबसे अधिक यही पाया जाता है। तो ये क्या करता है, इसका मेन काम है जीवाणुओं का व अन्य पदार्थों बीमारियों का भक्षण करना, उनको मारना, खाना वगैरह इसका काम होता है। तो भक्षण करता है। केंद्रक इसमें 5 पालियों का होता है और इसका जीवन काल 10 से 12 घंटे का होता है। तो ये सब होता है। अब दूसरा होता है कणिका रहित। अब कणिका रहित को भी आप लोग जान लीजिए, बस हो जाएगा आपका। देखो वो हो गया था भैया, पहला कणिका वाले थे, वो कणिका मिले हुए थे। अब ये कणिका रहित हैं, वो कणिका सहित थे, ये कणिका रहित हैं। तो कणिका रहित को बांटा जाता है दो भागों में, एक होता है लिम्फोसाइड और एक होता है मोनोसाइड। उसके 3 भाग थे WBC में, अब इसके कितने हैं, 2 भाग, एक लिम्फोसाइड है और एक मोनोसाइड है। लिम्फोसाइड भैया पाया जाता है 20% से लेकर 30% तक पाया जाता है। इसका व्यास होता है 15 म्यू, व्यास बड़ा होता है इसका। एक व्यास अधिकतम है इसका, अधिकतम 15 म्यू से अधिक व्यास इसका नहीं हो सकता। ये करता क्या है पहले जो जान लो। इसका मेन काम होता है कि एंटीबॉडी को बनाना, उनका मारने आने का काम ये किया करता है। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें ये इसका निर्माण होता है थाइमस अथवा लिम्फ ग्रंथियाँ इसको बनाती हैं। अगर लिम्फोसाइड को बनाने की बात की जाए तो कौन बनाएगा इसको, थाइमस अथवा लिम्फ ग्रंथियों से प्राप्त होता है। ये 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइड और एक टी लिम्फोसाइड। बी और टी मिलकर जीवाणुओं का नष्ट करने का काम करते हैं। ये नष्ट करेंगे, पहले एंटीबॉडी हमारे साथ पाया जाता है, एंटीबॉडी को बनाने में सहायता करता है। और दूसरा काम क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाएगा तो ये नष्ट करने का भी काम करता है। मोनोसाइड क्या करता है, इसका व्यास होता है 20 म्यू का अधिकतम। केंद्रक इसका वक्राकार होता है। ये जीवाणुओं का भक्षण करता है, खाने काम करता है। भाई इसका एंटीबॉडी बन गया, एंटीबॉडी ने देखा, ये जाएगा उसको मारेगा, मार नष्ट कर देगा और ये करेगा उसको खाने का काम करता है। तो अगर बात की जाए तो मोनोसाइड जो है खाने का काम करता है। तो आपने जान लिया कणिका रहित में और कणिका सहित में दोनों के अंतर देख लिए क्या क्या करते हैं। अब तीसरा बचा था हमारा वही रुधिरांत का ही भाग, एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, इसको हम थ्रोम्बोसाइड कहते हैं। आपने सुना होगा प्लेटों की कमी हो जाती है, अधिकता हो भाई होनी चाहिए, कमी हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, सब सुने होगा डेंगू वेंगू होने पे हो जाता है। तो इसका आकार होता है गोल अंडेकार, बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। इसका व्यास कम होता है, 4 म्यू व्यास होता है। केंद्रक इसमें होता नहीं है और इसका निर्माण होता है मेगा कैरियोसाइड में, इसका निर्माण होता है। अगर कहा जाए प्लेटलेट्स कहाँ पाई जाएँ, कहाँ से निर्मित होंगी, तो मेगा कैरियोसाइड से बनती हैं। अब इनका जीवन काल होता है लगभग 8 दिन का। ये डेंगू वेंगू बुखार हो जाता है तो ये मच्छर काटने से ये नष्ट कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। बाद में क्या होता है भैया, ये चीज़ खाओ वो चीज़ खाओ, बकरी का दूध वगैरह पी लेते हैं तो ये पूरी हो जाती है। आप नोट पॉइंट में याद कर लीजिए, श्वेत रुधिरांत जो है हमेशा भ्रमण करते हैं, यही भाई देखते हैं कोई बीमारी आ रही है शरीर पे अटैक करने वाली, उसको नष्ट करने का काम, बताने का काम हमेशा श्वेत WBC किया करते हैं और यही बताकर ये सब मिलकर नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बड़ी आसानी से आज पूरा रक्त के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो आप लोग वो पिछला वीडियो भी इसमें सम्मिलित मान लीजिए और इसमें सब आपको जानकारियाँ मिल गई। ठीक बच्चों, धन्यवाद।